Har Ghar English. So, my dear students, how are you? I hope you are doing very well. Now we will discuss the Robert Browning poem, the most important poem, the famous poem, My Last Touches. Do you know? Now we will discuss the My Last Touches poem written by Robert Browning. ये बहुत अच्छी स्टोरी है। एक पोयम में ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कि एक स्टोरी को कहा गया है। ये कहानी अपने आप में उस एक मतलब एक उस फीलिंग को या उस इमोशन को दिखाती है जिसमें कि इंसान बहुत ज़्यादा शक्की होता है या फिर वो इतना प्राउडी और कहीं न कहीं उसके अंदर इतनी ईगो होती है कि वो दूसरे इंसान के वजूद को या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही चीज़ें इस पोएम के अंदर दिखाई गई हैं जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसमें दिखाने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस पोएम का नाम ही है माय लास्ट डचेस, मेरी पिछली रानी। डचेस कहते थे रानी को और ड्यूक कहते हैं राजा को। ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लैंड में ड्यूक और डचेस का ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता था वर्ड्स का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द रॉबर्ट ब्राउनिंग माय लास्ट डचेस फुल स्टोरी ऑफ द पोएम। इस पोएम की पूरी कहानी को हम पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है माय लास्ट डचेस मतलब मेरी पिछली रानी। लिखने वाले थे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसमें होता क्या है कि फेरारा का ड्यूक होता है। पहले मैं ऐसे ही आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आप अपना आराम से एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा मेरे साथ में। तो फेरारा का जो ड्यूक होता है उसकी डचीज होती है, ठीक है। फेरारा के ड्यूक के पास में एक मैसेंजर आता है या एक इन्वॉय आता है अपने पड़ोसी देश से। वो अपनी जो प्रिंसेस थी, यानी उसके भी कोई राजा था, तो उस राजा की जो बेटी थी अपनी प्रिंसेस का रिश्ता लेकर के इस फेरारा ड्यूक के पास में आता था। तो होता क्या है कि जो फेरेरा का ड्यूक होता है वो उसको समझाता है कि देखिए आप मेरे रूम में चलिए। वहाँ जाकर के वो अपनी माय लास्ट डचेस यानी मेरी पिछली रानी की तस्वीर इसको देखिए कितना अच्छे से मुस्कुराती है। ये सारी चीज़ें थी। वो उसको बताता है कि मेरी जो पिछली डचेस थी यानी जो मेरी लास्ट डचेस थी, वो थी तो बहुत अच्छी, सुंदर भी थी, लेकिन उसके बिहेवियर में कोई अंतर नहीं था। वो सबको देख कर के मुस्कुराती थी, सबके साथ अच्छे से सम्मान से बात करती थी और मेरे साथ भी उसी तरह से बात करती थी और मुझे ये बर्दाश्त नहीं था कि वो सबके साथ अच्छे से या इस तरह से बात करे मुस्कुरा करके। मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद है जो सिर्फ़ मेरे लिए मुस्कुराएँ, मेरे मुझसे जो बात करें वो किसी दूसरों से ना करें। साथ ही जो मुझे सम्मान दें वो किसी दूसरे को ना दें। बस एक इतनी-सी बात थी जिसकी वजह से जो फेरेरा का ड्यूक है वो अपनी रानी को मरवा देता है हमेशा के लिए कि और फिर उसकी एक फ़ोटो बनवा करके अपने ही रूम में टाँग देता है। और आने वाले हर इंसान को, आने वाला जो भी उसके यहाँ पे गेस्ट होता था उसको ज़रूर वो दिखाता था कि दिस इज़ माय लास्ट डचेस और ये मेरी पिछली रानी थी। और फिर वो उसकी बात बताता है कि किस तरह ये दूसरों को देखकर मुस्कुराती थी, मुझे भी देखकर उसी तरह से मुस्कुराती थी। कहीं में कोई जो है किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई अंतर ही नहीं था, जबकि मैं तो राजा था, मैं तो उसका हस्बैंड था। मेरे लिए उसकी फीलिंग अलग होनी चाहिए थी और उसको सिर्फ मुझे देख कर के मुस्कुराना चाहिए था, किसी और को नहीं। और इन्हीं सब मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फेरेरा का ड्यूक है बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज का है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करता है और अपनी रानी को मरवा देता है। बात करते हैं माय लास्ट जस्टिस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगर इसके ऊपर आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है बैकग्राउंड, थीम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, इसमें से कुछ भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। थीम भी आ सकती है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम एंड राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पोएम, तो भी आप इसी आंसर को लिखिएगा वहाँ पर। अगर आप इस आंसर को नोट डाउन करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छा स्कोर आप अचीव करेंगे। साथ ही हम एक ऐसा आंसर देने की कोशिश करते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स को जो कि 2-3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी लॉन्ग होते हैं उन सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ओके, चलिए अब आपको समझा देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े और विदाउट फीस, विदाउट एनी कॉस्ट आप अपना स्कोर अचीव करें अच्छे से अच्छा। और साथ ही हमारे चैनल के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी करने के लिए मिलेंगे। आंसर बनता है अब आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग माय लास्ट टचेस। इंट्रोडक्शन मैंने हमेशा कहा कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप करिए तो इंट्रोडक्शन मेंशन जरूर करिए। माय लास्ट टचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। माय लास्ट टचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा। The poem is set in Renaissance Italy and reveals the personality of a powerful duke through his conversation with a visitor. ये पोएम सेट की गई थी उस समय पर जब इटली में रेनेसा था। साथ ही इसमें रिवील्स किया गया है उस व्यक्तित्व को या उस पर्सनालिटी को जो कि एक पावरफुल ड्यूक है।
वो कन्वर्सेशन कर रहा है एक मिलने वाले से आने के साथ में, यानी जो विजिटर आया है उसके साथ में वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। उस कन्वर्सेशन के दौरान ड्यूक अपनी शक्ति को, अपनी जो व्यक्तित्व की पावर थी उसको किस तरह प्रकट करता है, बस यही इस पोयम में दिखाने की कोशिश की गई है। सेटिंग एंड सिचुएशन, बात करते हैं आपको कि यहाँ पर सेटिंग और सिचुएशन क्या थी, मतलब कहाँ से इस सेटिंग को उठाया गया। द ड्यूक ऑफ फरेरा इज स्पीकिंग टू एन एनवॉय हु हैज कम टू अरेंज हिज मैरिज विद ए न्यू ब्राइड। फेरेरा का ड्यूक जो कि बात कर रहा है एक मैसेंजर से, यानी एक दूत से जो कि आया है उसकी शादी की बात करने, एक नई ब्राइड, एक नई दुल्हन के लिए। एज दे वॉक थ्रू हिज पैलेस, द ड्यूक स्टॉप्स टू शो ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ। अब जैसे वो चलते हुए जाते हैं अपने महल के अंदर, तो ड्यूक रुक जाता है एक पोर्ट्रेट के सामने जो कि उसकी रानी का था, या पिछली उसकी मरी हुई पत्नी का था। उसका नाम है द लास्ट डचेस, पेंटेड बाय फ्रा पेंडॉल्फ। इसको पेंट करने वाले थे फ्रा पेंडॉल्फ नाम का एक पेंटर था। फ्रा पेंडॉल्फ याद रखिएगा, जिसने उसकी लास्ट डचेस को जो था क्या किया था, पोर्ट्रेट तैयार किया था। द डचेस इज नो लॉन्गर अलाइव एंड द ड्यूक बिगिंस टू डिस्क्राइब हर बिहेवियर। डचेस ज्यादा लंबे समय तक तो जिंदा नहीं रह पाई, और फिर ड्यूक शुरू हो जाता है उसके बिहेवियर की बखान करने के लिए कि उसका बर्ताव कैसा था। कैरेक्टर ऑफ द डचेस, अब यहाँ पर बात आती है कि डचेस का कैरेक्टर कैसा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि जब तक आप डचेस के कैरेक्टर को नहीं समझेंगे तो आप अपने फेरेरा के ड्यूक को भी नहीं समझ पाएंगे। So, the Duchess is portrayed as a kind, joyful, and innocent woman. She appreciated simple pleasures such as nature, gifts, and polite gestures. डचेस के जो हम देखते हैं पोर्ट्रेट को, वो देखने में वैसा ही है कि वो बहुत दयालु थी, बहुत खुशमिजाज थी, बहुत ही मासूम महिला थी। वो एप्रिशिएट करती थी, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से भी वो आनंद लेती थी, जैसे कि नेचर से आनंद लेना, कोई गिफ्ट अगर उसको दे दे, एक फूल भी कोई उसको दे देता था, वो तो उससे भी खुश हो जाती थी। और बहुत ही पोलाइट, नरम व्यवहार के साथ में वो सबके साथ रहती थी। However, the Duke feels she was too easily pleased and did not value his status and gifts more than others. आगे ड्यूक बढ़ करके कहता है कि उसे ऐसा फ़ील होता था कि जो उसकी पिछली रानी थी, यानी जो लास्ट डचेस थी, वो बहुत आसानी से खुश हो जाया करती थी। वो अपने स्टेटस का भी ध्यान नहीं रखती थी। उसे कोई भी गिफ्ट दे देता था तो वो दूसरों के प्रति जो कि उसको गिफ्ट देते थे, उनके लिए भी उतनी ही वैल्यू दिखाती थी, जैसे कि उसने कोई बहुत कीमती चीज़ देती हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि ड्यूक को ऐसा फ़ील होता था कि वो बहुत आसानी से खुश हो जाती है। उसे अपने स्टेटस को लेके, अपनी वैल्यू को लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो दूसरों से एक गिफ्ट लेकर के भी बहुत ज़्यादा ही उनके सामने पोलाइट हो जाना, उनको मतलब अपना प्लेज़र फ़ील कराना कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे गिफ्ट दिया, इस टाइप से फ़ील कराना। हर फ्रेंडली नेचर मेक्स द ड्यूक जेलस एंड इनसिक्योर। अब यहाँ पे क्या था कि उसकी यही फ्रेंडली नेचर ड्यूक को जेलस कर देती थी, उसको जला देती थी अंदर से, उसे ईर्ष्या होने लगती थी और इनसिक्योरिटी वो फ़ील करता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो डचीज़ है वो अपने आप में बहुत अच्छी है, वो काइंड है, जॉयफुल है, इनोसेंट वुमन है, और उसके अंदर किसी तरह का कोई भी ईगो या एरोगेंट नहीं है अपने स्टेटस को लेकर के। वो सबके साथ एक जैसा बिहेव कर रही है, फ्रेंडली बिहेव कर रही है, और जिसकी वजह से ड्यूक के अंदर जेलसी की फीलिंग और इनसिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप हो रही है। नेक्स्ट अब हम हेडिंग देखेंगे कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक। ये हम इसको कलर करना शायद भूल गए हैं, कोई बात नहीं, चलिए आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। से आप थर्ड नंबर की हेडिंग डालिएगा कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक। पहले हमने डचेस के कैरेक्टर को पढ़ा, अब हम ड्यूक के कैरेक्टर को पढ़ेंगे। द ड्यूक इज प्राउड, कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेस्ड विथ पावर। अब ड्यूक कैसा है? घमंडी है, हर किसी को नियंत्रण करने वाला, और साथ ही अपने पावर का नाजायज फायदा उठाता है, ऑब्सेस करता है, अपनी शक्ति से हर किसी को दबाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है। ही बिलीव्स हिज वाइफ शुड हैव शोन एक्सक्लूसिव ग्रेटिट्यूड टू हिम। उसे ऐसा विश्वास था कि उसकी पत्नी को जो वो करते हिज वाइफ शुड हैव शोन एक्सक्लूसिव ग्रेटिट्यूड टू हिम। उसकी पत्नी को उसे कुछ ज़्यादा ही अप उसके ग्रेटिट्यूड को देखते हुए उसे शो करना चाहिए था, यानी उसकी उसका विश्वास था कि उसकी पत्नी उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देगी, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है, वो तो एक बहुत बड़ा ड्यूक है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसकी पत्नी उसके साथ भी समान व्यवहार ही करती थी, किसी तरह का कुछ भी उसे स्पेशल फील नहीं कराती थी कि हाँ तुम बहुत बड़े स्पेशल जो है ड्यूक हो, इस टाइप का उसने कभी फील नहीं कराया। बस इसी बात की ड्यूक को नाराज़गी रही।
तो उसका ऐसा विश्वास था कि उसकी पत्नी को चाहिए था कि उसको दिखाती कि वो एक्सक्लूसिव ग्रेटिट्यूड टू हिम, उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा वो कृतज्ञता दिखानी चाहिए थी उसकी पत्नी को, जो कि उसने नहीं दिखाई। इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग ओपनली, बजाय इसके कि वो उससे खुल करके बात करता, ही साइलेंटली ग्रोज एंग्री, वो खामोशी से चुपचाप गुस्सा होता रहा। हिज एरिस्टोक्रेटिक प्राइड प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम lowering himself to explain his feeling to her। उसने उसको अपना घमंड बना लिया और इस घमंड को, उसे हमेशा घमंड रहता था, उसको लगता था कि वो शायद उसको लोअर फ़ील करा रही है, वो उसे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके साथ बिहेव नहीं कर रही है, और कहीं से भी उसने कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सक्लूसिव मोड में उसको दिखाने की कोशिश नहीं की। बस यहीं से ड्यूक को गुस्सा आता रहा और वो साइलेंटली नाराज़ होता रहा, और उसे अपने अंदर ही अंदर जो उसका घमंड था, उसे अपने घमंड को बचाने के लिए और अपनी रानी को नीचा दिखाने के लिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, उसने एक ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना था। उसने अपनी जो लास्ट डचेस थी उसकी ही हत्या करवा दी थी। ठीक है? तो यहाँ पर आप कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक को पढ़ेंगे तो इस तरह से करिएगा। हम पिक इसलिए लगाते हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आप समझें कि आप पढ़ क्या रहे हैं और आपके हमेशा याद रहे कि आपने क्या पढ़ा था। क्लाइमैक्स एंड डार्क सीक्रेट। द ड्यूक रिवील्स इन ए चिलिंग मैनर दैट ही गैव कमांड्स। ड्यूक प्रकट करता है बहुत ही शांत रवैया और वो कमांड दे देता है, देन ऑल स्माइल स्टॉप्स टुगेदर, उसकी सारी मुस्कुराहटें खत्म कर दो। दिस सजेस्ट द he had the duchess killed because he could not tolerate her behavior। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो बिल्कुल भी डचेस के उस बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने डचेस को मरवा दिया। द पोर्ट्रेट बिकम्स अ सिंबल ऑफ कंट्रोल, नाउ शी स्माइल्स ओनली व्हेन ही वांट्स। पोर्ट्रेट दिखाता है उसके उस कंट्रोल के सिंबल को, जिसमें कि वो उसने कहा कि वो अब सिर्फ उसके लिए मुस्कुराएगी, वो भी तब जब वो चाहेगा। इसलिए उसने उसका पोर्ट्रेट बनवा करके अपने रूम में, अपने पैलेस में रखवा रखा था। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो उसे कंट्रोल करना चाहता था, उसकी हंसी को कंट्रोल करना चाहता था, उस डचेस को कंट्रोल करना चाहता था, ताकि वो कभी भी किसी और के साथ उस तरह का अच्छा बिहेव ना करे, सिर्फ उसके लिए करे और उसी को देखकर मुस्कुराए। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अगर कंक्लूजन आता है या थीम आती है, तब आप किस तरह से इसको दिखाएंगे। द पोएम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ पावर, जेलसी, कंट्रोल एंड द ऑब्जेक्ट objectification of women, brown women, full stop। The poem explores themes of power, jealousy, control and the objectification of women। ये पोएम पूरी तरह एक्सप्लोर करती है उस पावर की थीम को, जेलसी को, कंट्रोल को, जिस पर कि हर महिला को ऑब्जेक्शन हो सकता है, यानी कि जिस पे कोई भी महिला पसंद नहीं करेगी, कोई भी वुमेन उसको पसंद नहीं करेगी, उस पर हमेशा ऑब्जेक्ट करेगी। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी महिला जो है वो कोई वस्तु तो होती नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जाए, उसके साथ जेलेसी या थीम्स ऑफ पावर या पावर दिखाई जाए उसके ऊपर। तो ये कविता जो है हमारी, ये पोएम जो एक्सप्लोर करती है पावर, थीम ऑफ पावर को, यानी कि शक्ति की थीम को, जेलसी की थीम को, कंट्रोल को, और साथ ही किसी भी महिला को वस्तुनीकरण, जिसे हिंदी में वस्तुकरण बोलते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन, वस्तुकरण ही कहलाएगा ये, यानी एक वस्तु के रूप में महिला को यूज करना, उस तरीके से दिखाता है कि महिलाओं को किस तरीके से इसमें दिखाने की कोशिश की है ड्यूक की नज़रों से। ब्राउनिंग criticizes the arrogance of the aristocracy and highlights the dangers of possessiveness। ब्राउनिंग ने आलोचना की है उस घमंड की, जो कि एक तानाशाह के रूप में उभर कर आती है, साथ ही उस पजेसिवनेस, यानी कि उस एक कब्जे वाली जो फीलिंग होती है ना, कि बस ये इंसान मेरा है, मेरा ही कब्जा है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है ब्राउनिंग ने। The Duke's calm tone hides his cruelty, making the poem a powerful psychological study of authority and domination। ड्यूक का वो खामोश रवैया, वो खामोश टोन जो छिपा लेता है उसकी क्रूरता को, मतलब वो उससे, काश कि वो उससे कह देता अपनी डचेस से कि नहीं, तुम ऐसे सबके साथ एक जैसा बिहेव मत करो, मेरे लिए अलग से रखो, दूसरों के लिए अलग, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, तुम उस तरीके से जो है मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराओ। तो ऐसा उसने किया नहीं था। तो ड्यूक अगर चाहता तो बोल सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, खामोश रहा अपनी आवाज़ को दबा करके, लेकिन पीछे से कितना क्रूर था, आप ये देखो कि उसको मरवा दिया। तो यही ये पोएम की अपने आप में बहुत ही अच्छी, अगर देखा जाए तो एक उस इशू को उठाने की कोशिश की गई जिस पर आमतौर पर कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता। तो उस टाइम पे ब्राउनिंग ने ड्यूक के माध्यम से समाज को एक ऐसे इमोशंस के बारे में बताया है कि कभी-कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह के इमोशन डेवलप हो जाते हैं, जिसमें कि हस्बैंड कभी कह नहीं पाता अपनी वाइफ से
कि तुम सबके साथ समान बर्ताव मत करो। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए और इंसान एक-दूसरे से कह दे, बनिस्बत इसके कि वो खामोश रवैये के साथ में किसी की हत्या करार दे। मेकिंग द पोएम ए पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टडी। पोएम पूरी तरीके से एक शक्तिशाली मनोविज्ञान को स्टडी करती है और ये जो डोमिनेशन की जो एक फीलिंग होती है, यानी कि अपने को प्रधान दिखाना, अपना अधिकार जताना, अपने को ही सुपीरियर बताना, ये कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल स्टडी का हमारा मुद्दा है, जिसे हर इंसान को अपने अंदर सुधार लेना चाहिए। इसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिकल विज़न से अगर हम देखें तो वाक़ई एक बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक मीन नेचर होती है, एक बहुत ही ख़राब नेचर होती है जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ़ के ऊपर शक करे या वाइफ़ अपने हस्बैंड के ऊपर इस तरह का रवैया अपनाए, तो ये कोई बहुत अच्छी नेचर नहीं होती है। यही बताने की कोशिश की थी ब्राउनिंग ने अपनी इस पोएम के थ्रू। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी पूरी पोएम। इसका लॉन्ग आंसर आप इसी तरह से लिखिएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके और सारी हेडिंग अच्छे से मेंशन करके लिखते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। चलिए, अब हम इसी के साथ आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस चैनल को पहुँचाइए ताकि सभी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और एक अच्छा स्कोर या एक अच्छे मार्क्स वो गेन करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।